हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। दोस्तों, हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर्स में एक्सरसाइज 3.2 का डिस्कशन कर रहे थे। वहाँ हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और उनमें से कुछ क्वेश्चंस को मैंने बनाया भी था, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कैटेगरी में थे। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं 3.2 एक्सरसाइज को, और जिसको हम लोग एंड करेंगे। तो आज के एक्सरसाइज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 एंड 22, जहां 19 और 20 हमारे दो वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स के क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। और ये दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है। देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन में लिखा गया है क्या, और आपके पास एनसीईआरटी होगा तो आप एनसीईआरटी से भी देख सकते हो। यहाँ बोला गया है अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 रुपीज़ 30,000 अ ट्रस्ट फंड हैज़ रुपीज़ 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। एक ट्रस्ट है जिसके पास कुल मिलाकर कितना रुपया है, तो एक ट्रस्ट के पास कुल मिलाकर के 30,000 रुपये है। कितना रुपया है? 30,000 रुपया है। द ट्रस्ट हैज़ टोटल अमाउंट रुपीज़ 30,000, और इस वो अमाउंट को, उस 30,000 को वो क्या करना चाहता है, ट्रस्ट वाले इस पैसा को 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं, इस रुपीज़ 30,000 को 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आगे क्या लिखा गया फ्रेंड्स? लिखा गया है द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। जो भी पहला बॉन्ड है उस पहला बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर मिलेगा, एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। जो सेकेंड बॉन्ड होगा उस पे हमको 7% इंटरेस्ट पर ईयर मिलेगा। तो बोला गया है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के मदद से बोला गया डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड रुपीज़ 30,000 अमॉन्ग 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बोला गया है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के मदद से किस तरह से आप रुपीज़ 30,000 को 2 टाइप्स के बॉन्ड में डिवाइड कर सकते हो, वो बताइए। और बोला गया है इफ द ट्रस्ट फंड must obtain an annual total interest of rupees 1800 एंड सेकेंड वन दिया गया रुपीज़ 2000। और बोला गया है कि अगर जो ट्रस्ट फंड था वो ऑब्टेन करता है एनुअली कितना इंटरेस्ट, तो वो एनुअली इंटरेस्ट ऑब्टेन करता है। फर्स्ट केस में बोला गया है 1800 और सेकेंड केस में बोला गया है 2000। तो हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन में जो हमारा ट्रस्ट फंड टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो ऑब्टेन कर रहा है वो एक केस में बताया गया 1800 होगा तब, और दूसरा केस में बताया गया है 2000 होगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम पहले समझते हैं। अगर इस चीज़ को हम एक लॉजिकल वे में समझें कि यहाँ क्या काम चल रहा है, तो वो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं, फिर आगे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। देखिए, हमारे पास जो अमाउंट है, ट्रस्ट के पास जो अमाउंट है वो अमाउंट कितना है, वो अमाउंट है रुपीज़ 30,000। ये वो अमाउंट है जो कि किसके पास है, तो ये अमाउंट है ट्रस्ट के पास, ठीक है ना। अब इस 30,000 को वो 2 बॉन्ड में क्या करना चाहता है, तो वो 2 डिफरेंट बॉन्ड्स में इस पैसा को इन्वेस्ट करना चाहता है। तो ये ट्रस्ट क्या किया, 2 डिफरेंट बॉन्ड्स में, तो ये हमारा मान लेते हैं फर्स्ट बॉन्ड है और ये हमारा मान लेते हैं सेकेंड बॉन्ड है। ये 2 डिफरेंट बॉन्ड में इस रुपीज़ 30,000 को ट्रस्ट क्या करना चाहता है, ट्रस्ट इस चीज़ को इन्वेस्ट करना चाहता है। अब फर्स्ट बॉन्ड में कितना रुपया गया नहीं मालूम, सेकेंड बॉन्ड में कितना गया नहीं मालूम, वही चीज़ तो निकालने बोला। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड रुपीज़ 30,000 अमॉन्ग 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो एक काम करते हैं, नहीं मालूम है कि फर्स्ट बॉन्ड में कितना गया, सेकेंड बॉन्ड में कितना गया, तो एक काम करते हैं 30,000 में से मान लेते हैं x, रुपीज़ x हम मान लेते हैं फर्स्ट बॉन्ड में गया होगा। तो अगर रुपीज़ x हमारा फर्स्ट बॉन्ड में गया है तो बाकी कितना बचा, तो बाकी बचा रुपीज़ 30,000 माइनस x, जो कि किसके पास जाएगा, सेकेंड बॉन्ड के पास। जैसे हम बोलते हैं, मान लो 30,000 में से 10,000 हमने फर्स्ट बॉन्ड को दिया
अगर 10,000 हमने फर्स्ट बॉन्ड को दिया तो सेकंड बॉन्ड को कितना देंगे हम, तो बाकी कितना बचा, तो 30,000 में से अगर 10,000 हम निकाल देते हैं तो बचा कितना 20,000, तो वो बाकी का बचा हुआ 20,000 किसके पास जाएगा, सेकंड बॉन्ड के पास। उसी तरह से समझें, अगर x इसको चला गया तो बचा कितना 30,000 माइनस एक्स, तो वो 30,000 माइनस एक्स किसको जाएगा, सेकेंड बॉन्ड के पास। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या है, ये हमारा फर्स्ट बॉन्ड पे ध्यान देना, फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर, और ये कितना इंटरेस्ट देता है फ्रेंड्स, तो ये इंटरेस्ट देता है 5% पर ईयर का। फर्स्ट में बॉन्ड में आप जो भी पैसा लगा रहे हो वो पैसा पे इंटरेस्ट कितना मिलता है, तो वो पैसा पे इंटरेस्ट मिलता है 5% पर ईयर। और लिखा गया है द सेकेंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर, और सेकेंड बॉन्ड में जो भी पैसा आप लगा रहे हो उस पे हमको कितना इंटरेस्ट देना मिलता है, तो उस पे हमको मिलता है इंटरेस्ट 7% पर ईयर। ठीक है ना, तो हम समझ सकते हैं ये मेरे लिए प्रिंसिपल है, ये मेरे लिए इंटरेस्ट है, और हमारा टाइम कितना है 1 साल। उसी तरह से इस सेकेंड बॉन्ड के लिए हमारा प्रिंसिपल का काम कर रहा है, ये इंटरेस्ट का काम कर रहा है, और टाइम कितना है 1 साल। अब ध्यान देना आप, तो ये P, ये R और ये T, अगर हम समझ रहे हैं कि ये प्रिंसिपल, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा टाइम 1 साल है, तो इसके बाद जो भी टोटल आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ। अब इस ट्रस्ट को जो भी एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा हो, कहाँ से, फर्स्ट बॉन्ड से और सेकेंड बॉन्ड से, जो भी एनुअल इंटरेस्ट इसको मिल रहा होगा वो टोटल एनुअल इंटरेस्ट फर्स्ट केस में बोला गया कितना 1800 मिल रहा होगा, दूसरा केस में बोला गया कितना 2000 मिल रहा होगा। इसका मतलब आपसे ये पता करने के लिए बोला गया है कि अगर इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट दोनों तरफ से अगर टोटल इंटरेस्ट जोड़ करके हमको 1800 मिल रहा होगा, तो बताइए फर्स्ट बॉन्ड में कितना रुपया गया होगा और सेकेंड बॉन्ड में कितना रुपया लगा होगा। अगर टोटल इंटरेस्ट हमको 2000 मिल रहा होगा, तो बताइए कि फर्स्ट बॉन्ड में हम कितना रुपया लगाए होंगे और सेकेंड बॉन्ड में हम कितना रुपया लगाए होंगे। तो हमको ये पता करना है। तो सीधा सा कन्फ्यूज़न क्लियर कर लेते हैं, समझना है इस चीज़ को कि P इंटू R इंटू T बाई 100 इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू R इंटू T प्लस 100। तो ये हमारा 1800 फर्स्ट किसका क्या है फ्रेंड, इंटरेस्ट है। तो वो इंटरेस्ट किसका है, इसका और इसका दोनों का। तो दोनों का इंटरेस्ट जब हम जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलना चाहिए, 1800 मिलना चाहिए। अगर इस कंसेप्ट को आप समझ रहे हो तो हम क्या करेंगे, इसका भी P इंटू R इंटू T बाई 100 और इसका भी P इंटू R इंटू T बाई 100, दोनों इंटरेस्ट को हम लोग क्या कर लेंगे फ्रेंड्स, जोड़ेंगे और जोड़ करके कितना दिखाएंगे 1800। इट मीन्स अगर तरीका का बात किया जाए तो तरीका ये है कि x इंटू 5 इंटू 1 बाई 100 प्लस इसका 30,000 माइनस x इंटू 7 इंटू 1 बाई 100 इज इक्वल टू 1800 होगा फर्स्ट केस में। तो यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा केस में क्या होगा, तो दूसरा केस में होगा फ्रेंड्स x इंटू 5 इंटू 1 बाई 100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7 इंटू 1 बाई 100 इज इक्वल टू 2000। तो इन दोनों में से पहला केस के बेसिस पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है और दूसरा केस के बेसिस पे भी हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम आसानी से पता कर लेंगे कि हमारा फर्स्ट बॉन्ड में कितना गया होगा, तो उसी से पता चल जाएगा आपका सेकेंड बॉन्ड में कितना गया होगा। तो कंसेप्ट को आप समझें, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ये ट्रस्ट के पास टोटल 30,000 रुपीज़ था। इस 30,000 रुपीज़ में से फर्स्ट बॉन्ड में मान लेते हैं x रुपया दिया, तो सेकेंड बॉन्ड में कितना देगा फ्रेंड्स, 30,000 माइनस x। उसी तरह से अगर इस फर्स्ट बॉन्ड में जो भी पैसा दिया होगा उस पर 5% इंटरेस्ट पर ईयर मिल रहा है, मतलब 1 साल के लिए पैसा अगर रखते हो तो कितना रुपया मिल रहा है, 5% इंटरेस्ट मिल रहा है।
और यहाँ पे अगर जो पैसा रख रहे हो उस पे 1 साल का कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 7%। तो 1 साल में यहाँ कितना इंटरेस्ट मिला, तो यहाँ 1 साल में इंटरेस्ट मिला कितना, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। और यहाँ 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिला, तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100। और दोनों का इंटरेस्ट जब जोड़ दिए तो ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल, मतलब सालाना जो उसको टोटल इंटरेस्ट मिलता है दोनों बॉन्ड से वो कितना मिलता है 1800 फर्स्ट केस में, और दूसरा केस में 2000। तो 1800 होगा ये हमारा टोटल इंटरेस्ट, दोनों का इंटरेस्ट जोड़ करके। तो इस फर्स्ट केस के लिए हमको पता करना है कि हमारा फर्स्ट बॉन्ड और सेकंड बॉन्ड में हम कैसे कैसे पैसा डिवाइड किए होंगे, और सेकंड केस में भी हमको पता करना है। तो इस बार इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो यहाँ भी हमको पता करना है कि फर्स्ट बॉन्ड में हम कितना दिए होंगे और सेकंड बॉन्ड में कितना दिए होंगे। ये तरीका हुआ एक्चुअल तरीका, बट यही चीज़ हमसे बोला गया है बनाने के लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की मदद से। तो देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे अगर हम इसी चीज़ को सॉल्व करते हैं तो किस प्रकार से सॉल्व होगा आप ध्यान देना, ये सिनेरियो थोड़ा आप ध्यान में रखना। चलिए अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। मैं थोड़ी देर के लिए इस इक्वेशन को लिख करके छोड़ रहा हूँ तो आपको ये समझा सकूँ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से भी कुछ ऐसा ही चीज़ आने वाला है, ध्यान देना है आपको। चलिए आते हैं अपने अब सॉल्यूशन के ऊपर। देखिए हम यहाँ सबसे पहले जो भी हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया गया उस चीज़ को हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट ट्रस्ट फंड हैज़ इज इक्वल टू कितना, ₹30,000। ठीक है ना, टोटल अमाउंट जो ट्रस्ट फंड के पास था वो कितना था 30,000। अब लेट द ट्रस्ट फंड इन्वेस्ट, लेट द ट्रस्ट फंड क्या करता है, इन्वेस्ट करता है इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। लेट द ट्रस्ट फंड इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड इज इक्वल टू ₹X। मान लेते हैं कि जो ट्रस्ट फंड है वो फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है कितना, ₹X। सो द ट्रस्ट फंड इन्वेस्ट इन सेकेंड बॉन्ड कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ₹30,000 माइनस X। ठीक है ना। चलिए ये हमारा हो गया क्वेश्चन क्या बेसिक चीज़। अब आगे चलते हैं। अब क्या बोला गया था, क्या बोला गया है, इंटरेस्ट पर ईयर इन इंटरेस्ट पर ईयर पेड बाय फर्स्ट बॉन्ड। पहले बॉन्ड के थ्रू कितना % का इंटरेस्ट पेड हो रहा है, तो वो हो रहा है 5%। ठीक है ना। उसी तरह से इंटरेस्ट पर ईयर पेड बाय सेकेंड बॉन्ड के थ्रू कितना % इंटरेस्ट पर ईयर पेड हो रहा है, तो 7%। ठीक है ना। तब हम बात करते हैं केस नंबर 1 का। हमारा केस नंबर 1 में हम लोग ये देखेंगे कि हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे ये सिनेरियो लेकर के आना है कि कितना कितना इन्वेस्ट किया गया होगा फर्स्ट बॉन्ड और सेकंड बॉन्ड में, अगर टोटल इंटरेस्ट के तौर पे ट्रस्ट को कितना मिल रहा होगा 1800 रुपया फर्स्ट केस के अनुसार। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा ध्यान देना आप। सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, ध्यान देना एक चीज़, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बेसिस से बोला गया तो हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं और इस मैट्रिक्स में याद रखिएगा हम जानते हैं P इंटू आर इंटू टी तो फिक्स है 1 साल। यहाँ बात इंटरेस्ट का भी कितना 1 साल का किया गया है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यूज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। दिमाग में रखिएगा एक चीज़, P इंटू आर है ना, होता क्या है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। मतलब अगर हम चीज़ को समझे
अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए गए हैं मल्टीप्लाई होने के लिए, ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होने के लिए दिया गया है, और इस चीज़ को गौर करना कि हमारे पास P इंटू आर हो क्या रहा है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 इज इक्वल टू SI आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, इसका और प्लस इसका। तो याद कीजिए जब हम कोई दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हमारे पास ये A1 ये A2 और ये हमारा हॉरिजेंटली A1 A2 रखा गया और यहाँ वर्टिकली मैंने A1 और A2 A3 और A4 रखा, तो इसका मैं मल्टीप्लिकेशन अगर करता हूँ तो थोड़ा ध्यान देना आप, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ये इंटू ये होगा, पहला रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो पहला पहला से, दूसरा दूसरा से, तो ये इंटू ये होगा तो A1 इंटू A3 होगा, फिर प्लस ये इंटू ये होगा तो A2 इंटू A4 होगा, ठीक है ना। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप, जब हम हॉरिजेंटल मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब अगर ये हॉरिजेंटल है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये हॉरिजेंटल है तो इसका ऑर्डर कितना है, तो इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 1, तो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, देख सकते हो आप 1 क्रॉस 1। तो एक चीज़ थोड़ा देर के लिए सोचो आप, हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमको इस तरह से करना है कि अगर हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का बात किया जाए तो ये अगर मेरे लिए रिजल्टेंट मैट्रिक्स का काम करेगा तो इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल को ले लेंगे यहाँ हॉरिजेंटल फॉर्म में, ध्यान देना, ये मैंने करके दिखाया कि 1 क्रॉस 1 कब मिल सकता है, जब हॉरिजेंटल और वर्टिकल मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तब। तो देखिए ध्यान से क्या होगा, हमने फर्स्ट केस में हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में हम लोग लेंगे अपने प्रिंसिपल वैल्यूज़ को, दोनों केस के प्रिंसिपल वैल्यूज़ को, तो मतलब फर्स्ट बॉन्ड और सेकेंड बॉन्ड के प्रिंसिपल वैल्यूज़ को, क्योंकि देख सकते हो आप इसका इंटरेस्ट प्लस इसका इंटरेस्ट हो रहा है ना, तो उसी चीज़ को परफॉर्म करवाना है। अगर हम इस पहले वाला बॉन्ड का प्रिंसिपल अमाउंट लेते हैं तो वो कितना है x, और दूसरे वाले का सेकेंड बॉन्ड का कितना है 30,000 माइनस x। उसी तरह से इस फर्स्ट बॉन्ड का इंटरेस्ट कितना था फ्रेंड्स, तो 5% था, और इस सेकेंड बॉन्ड का इंटरेस्ट कितना था, तो 7% था, ठीक है ना। ये देखो ध्यान से आप, हो क्या रहा है, ये 5% का मतलब क्या मैं 5/100 लिख सकता हूँ, इस 7% का मतलब मैं क्या 7/100 लिख सकता हूँ। ध्यान देना, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, तो रिजल्ट भी क्या आना चाहिए फ्रेंड्स, एक मैट्रिक्स ही आना चाहिए। और आप देख सकते हो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो 1 क्रॉस 2, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो 2 क्रॉस 1, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 1। देख सकते हो ये और ये आपस में इक्वल है, तो बचा है 1 और ये 1, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 1, और इस 1 क्रॉस 1 का एलिमेंट होगा हमारा कौन, 1800। ध्यान दीजिएगा, ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई कैसे होगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो ये मैट्रिक्स जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ एक मैट्रिक्स दिखेगा, और इस मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या होगा, ध्यान देना, ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, जब ये इंटू ये होगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, तो ये होगा 5x/100 प्लस, और ये इंटू ये होगा तो 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इज इक्वल टू 1800। ध्यान देना आप देख सकते हो P इंटू आर और इंटू 1, टाइम कितना था 1, तो 1 से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, बाई 100 वही चीज़ मिल रहा है। P इंटू आर इंटू 1, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बाई 100। तो देख सकते हो ये फर्स्ट बॉन्ड का इंटरेस्ट वाला फार्मूला P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये भी सेकेंड बॉन्ड का इंटरेस्ट वाला फार्मूला, दोनों ऐड हो रहा है, तो हमको मिल रहा है क्या, टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि हमारा हमारा ट्रस्ट फंड को मिलने वाला है, वो कितना, फर्स्ट केस के अनुसार 1800 रुपया। तो आप इस चीज़ को आराम से सॉल्व करना है हम लोगों को, तो सॉल्व करना है बोलने का मतलब, अब किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो मैट्रिक्स है इस तरफ भी
और इस तरफ भी एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स आपस में बीच में ध्यान से देखो आप, इक्वल का साइन दिखाया गया है। व्हेन टू मैट्रिसेस आर इक्वल इट मीन्स देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो आप देख सकते हो अगर ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये एक 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स, ये भी एक 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोलने का मतलब ये पूरा एक एलिमेंट और ये भी पूरा एक एलिमेंट, ये आपस में इक्वल होंगे। इट मीन्स 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इज इक्वल टू 1800। इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको हमको सॉल्व करना है तो किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 100 और ये कितना है तो 5x प्लस 7 3 21 0 0 0 0 माइनस 7x इज इक्वल टू 1800। देख सकते हो आप, तो 5x माइनस 7x इट मीन्स ये हो जाएगा 2 1 1 2 3 4 माइनस 2x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 180000। अब हम देख सकते हैं इसको उधर भेजते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो ये 2 1 1 2 3 4 माइनस 18 1 2 3 4 इज इक्वल टू 2x। सॉरी, अब क्या होगा 21,000 में से अगर 2,10,000 में से अगर 1,80,000 सब्ट्रैक्ट होता है तो कितना आएगा फ्रेंड्स। तो 2,10,000 में से अगर 1,80,000 सब्ट्रैक्ट होता है तो आप देख सकते हो 2,10,000 है हमारे पास, उसमें से 1,80,000 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो रिज़ल्ट हमारे पास कितना आएगा फ्रेंड्स 8 9 10 11 3। उसी तरह से यहाँ ख़त्म, तो हमारे पास रिज़ल्ट कितना आया 30,000। इट मीन्स ये आ जाएगा हमारा 30,000 इज इक्वल टू 2x। इट मीन्स x का वैल्यू कितना होगा 30,000/2। इट मीन्स 15,000। तो हम बोल सकते हैं कि x का वैल्यू कितना हो गया 15,000। और फ्रेंड्स ये x क्या था हमारा, तो ये x हमारा था फर्स्ट बॉन्ड को हमने जितना पैसा दिया था वो प्रिंसिपल। तो हम बोल सकते हैं द ट्रस्ट फंड इन्वेस्ट फर्स्ट बॉन्ड इज इक्वल टू ₹15,000 और सेकेंड बॉन्ड में भी कितना इन्वेस्ट होगा तो 30,000 माइनस 15,000 इट मीन्स 15,000। तो आप आसानी से लिख सकते हो इस पहला केस को। सेम इसी तरह से हम लोग केस नंबर 2 बनाएंगे, जहाँ केस नंबर 2 में सब सिनेरियो तो यही होगा, बस टोटल इंटरेस्ट अब कितना हो जाएगा 2000। इस 1800 की जगह आप 2000 पुट करना और 2000 पुट करने के बाद कैलकुलेशन इसी तरह से आपका होगा और वहाँ फिर x का वैल्यू अलग से आएगा और उस x का वैल्यू को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया गया पैसा और सेकेंड बॉन्ड के लिए 30,000 माइनस x कर देना, वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को 2 केसेस में, फर्स्ट केस इस तरह से और दूसरा केस आप जान रहे हो उस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसको अच्छे से आप उतार लें, देख ले, समझ ले, फिर बात करते हैं हम लोग अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है, ध्यान देना आप। यहाँ लिखा गया है द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल। किसी स्कूल के बुक शॉप में बताया गया है कि 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स हैं, 8 डजन फिजिक्स बुक्स हैं और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स हैं। और साथ साथ ये बताया गया है कि देयर सेलिंग प्राइस आर ₹80, ₹60 एंड ₹40 ईच रेस्पेक्टिवली। और उन बुक्स में से हर एक बुक का, मतलब अगर 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स हैं तो एक केमिस्ट्री बुक का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 80 रुपया। 8 डजन फिजिक्स बुक्स हैं तो उसमें से एक फिजिक्स बुक का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है ₹60। और अगर 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स हैं तो एक इकोनॉमिक्स बुक का
सेलिंग प्राइस कितना है, ₹40 है। तो बोला गया है फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो बोला गया बताइए अगर इस सारा बुक को सेल कर देता है, सारा बुक को अगर ये बुक शॉप वाला बेच देता है तो टोटल उसको कितना अमाउंट मिलेगा, कितना अमाउंट वो पाएगा सारा बुक्स को बेच करके यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या मैट्रिक्स अलजेब्रा से फाइंड आउट करना है। तो पहले हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया। ध्यान देना, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है सबसे पहले समझते हैं। तो यहाँ आपको सबसे पहले देखना है कि नंबर ऑफ बुक्स हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कितना कितना है। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स इज इक्वल टू कितना, तो ये है हमारे पास 10 डजन। और फ्रेंड 10 डजन का मतलब कितना होता है, 10 × 12, एक डजन में 12, तो 12 × 10 मतलब 120 बुक्स हैं किसके, केमिस्ट्री के। उसी तरह से नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स, तो फिजिक्स का बुक्स कितना है फ्रेंड्स, फिजिक्स का बुक्स है हमारे पास 8 डजन। अगर 8 डजन फिजिक्स का बुक्स है तो 8 × 12 मतलब 96 बुक्स हैं किसके, फिजिक्स के। उसी तरह से नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स, इकोनॉमिक्स बुक्स कितने हैं फ्रेंड्स, तो ये है हमारे पास 10 डजन। ये भी कितना है, 10 डजन है। अगर ये हमारे पास 10 डजन है तो 10 × 12 इट मीन्स 120 बुक्स हैं हमारे पास इकोनॉमिक्स के भी। उसी तरह से सेलिंग प्राइस, तो SP ऑफ 1 ईच बोला गया है ना फ्रेंड्स, ईच रेस्पेक्टिवली इट मीन्स SP ऑफ 1 केमिस्ट्री बुक कितना है फ्रेंड्स, तो सेलिंग रेस्पेक्टिवली लिखा गया है, मतलब पहले केमिस्ट्री का दिया गया है, फिर फिजिक्स का दिया गया है, फिर इकोनॉमिक्स का दिया गया है, जो सेलिंग प्राइस दिया गया है। तो SP ऑफ 1 केमिस्ट्री बुक कितना है फ्रेंड, ₹80। उसी तरह से SP ऑफ 1 फिजिक्स बुक कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो फिजिक्स बुक का कॉस्ट कितना है फ्रेंड्स, ₹60। उसी तरह से SP ऑफ 1 इकोनॉमिक्स बुक का ये कितना दिया गया है, ₹40। अब आप खुद समझो, थोड़ा देर के लिए समझो इस चीज़ को। मैट्रिक्स अलजेब्रा से तो हमें बनाना है, बट अगर मैट्रिक्स अलजेब्रा से हम नहीं सोचते तो अगर डायरेक्ट सोचते तो कैसे होता। तो सिंपल सा बात है, जब एक केमिस्ट्री बुक का कॉस्ट 80 रुपया है, सेलिंग प्राइस है ना, बेचता है एक केमिस्ट्री बुक को अगर वो 80 रुपया में, तो 120 बुक को कितना बेचेगा, तो 120 × 80, ये टोटल कमा लिया वो किससे, 120 केमिस्ट्री बुक को बेच करके। जब एक केमिस्ट्री बुक का सेलिंग प्राइस अगर 80 रुपया है तो 120 का कितना होगा, तो 120 × 80, ये केमिस्ट्री का वो टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लिया। अब प्लस जब एक फिजिक्स बुक का अगर 60 रुपया है तो हमारे पास फिजिक्स बुक कितना है, 96, तो 96 × 60, ये मालूम चल गया कि फिजिक्स को सारा फिजिक्स बुक बेच के वो कितना कमाएगा, सारा केमिस्ट्री बुक बेच के वो कितना कमाएगा। प्लस उसके पास एक केमिस्ट्री बुक को वो 40 रुपया में अगर बेचता है तो उसके पास इकोनॉमिक्स बुक्स अगर वो 40 रुपये में बेचता है एक इकोनॉमिक्स बुक्स, तो उसके पास कितने इकोनॉमिक्स बुक हैं, 120, तो 120 × 40 ये इकोनॉमिक्स बुक बेच करके वो पैसा कमाएगा। तो ये सारे पैसा को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि वो बुक शॉप को कितना रुपया रिसीव हुआ अगर वो सारा बुक को बेच देता है। तो सेम यही फंडा हमको यूज़ करना है, लेकिन याद रखिए यही काम हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से करना है। तो एक चीज़ गौर करें आप, पहले बार हमने सारा जगह पे किसको रखा है, नंबर ऑफ बुक्स को रखा है, और हर नंबर ऑफ बुक्स अपने रेस्पेक्टिव कॉस्ट मतलब सेलिंग प्राइस से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है और बीच में प्लस आ रहा है। तो ये तरीका अभी हम थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने देखा था। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एक मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल और दूसरे मैट्रिक्स को हम लोग वर्टिकली रख ले, याद सिंपल बोल सकते हैं, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है
तो हमें टोटल कॉस्ट चाहिए और टोटल कॉस्ट हमको एक सिंगल एलिमेंट मिलेगा जो वो रिसीव करेगा बुक शॉप वाला। टोटल जितना फ़ायदा वो अमाउंट जितना वो गेन कर पाएगा सारा बुक्स को बेचने के बाद, तो वो एक सिंगल एलिमेंट वो हमारा एक रुपया होगा, एक मनी होगा, जो एक सिंगल एलिमेंट होगा। बोलने का मतलब सीधा सीधा है कि अगर उसको मैट्रिक्स में हम उस रुपीज़ को दिखाना चाहते हैं तो वो 1 क्रॉस 1 वाला मैट्रिक्स होगा। तो सीधा सा बात है 1 क्रॉस वाला 1 हमें आंसर चाहिए। तो 1 क्रॉस 1 वाला मैट्रिक्स अगर हमें आंसर चाहिए तो ये टोटल कॉस्ट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे फ्रेंड्स? तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव इज, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो हम सबसे पहला एक रो मैट्रिक्स बनाएंगे और एक हम बनाएंगे कॉलम मैट्रिक्स, या इसी को हॉरिजॉन्टल इसको वर्टिकल मैट्रिक्स बोल सकते हो। लेकिन हमारा रिजल्टेंट जो भी आएगा वो 1 बाई 1 वाला मैट्रिक्स आएगा और हमें आंसर भी 1 बाई 1 वाला ही चाहिए। तो एक काम करते हैं, जब देख रहे हैं तो सारा नंबर ऑफ बुक्स को हम पहला बार मैट्रिक्स में लिख देते हैं। तो 120, 96 और 120। तो ये मैट्रिक्स अपने अंदर क्या कंटेन करके रखा है? ये मैट्रिक्स अपने अंदर टोटल नंबर ऑफ बुक्स ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स रखा है, ठीक है ना। और सेकेंड वाला वर्टिकल मैट्रिक्स मतलब जो हमारा कॉलम मैट्रिक्स है वो क्या कंटेन करके रखेगा? हर एक का रेस्पेक्टिव ईच बुक का कॉस्ट। तो कितना कितना है फ्रेंड्स? तो पहला केमिस्ट्री का हर एक बुक कॉस्ट का कितना है? एक बुक का कॉस्ट कितना? 80, फिजिक्स का 60 और इकोनॉमिक्स का 40। ये हमारा क्या है? केमिस्ट्री का रेट है, ये हमारा फिजिक्स का बुक का रेट है, ये हमारा इकोनॉमिक्स बुक का रेट है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, देख सकते हो आप ध्यान से, ये एक 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और ये एक 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। 3 3 सेम है तो रिजल्टेंट हमें एक 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स मिलेगा जिसका एलिमेंट हमारा शो करेगा टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव। तो देख सकते हो मल्टीप्लिकेशन 120 गुना 80, 96 इंटू 60 और 120 इंटू 40। तो कितना हो जाएगा? 120 गुना 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 गुना 40। तो आप देख सकते हो इस सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। तो 12 8 ज़ा 96 और ये 00 प्लस 96 इंटू 6, तो 6 6 ज़ा 36, 9 6 ज़ा 54, 54 और 3 तो 57 और एक 0 और ये हो जाएगा 12 4 ज़ा 48 और ये 00। अब इन सबको क्या करना है फ्रेंड्स? ऐड करना है। चलिए ऐड कर लेते हैं। 9600 5760 और हमारा क्या है 4800। इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 0, ये 6, ये 7 6 13, 13 और 8, 13 और 8 कितना हो गया? 21, ठीक है ना। उसके बाद 9 4 13, 14 15, 15 5 20, मतलब ये कितना आ गया फ्रेंड्स? ये आ गया 20,160। तो कितना अमाउंट वो रिसीव करेगा फ्रेंड्स? तो वो टोटल अमाउंट रिसीव करेगा 20,160 रुपीज़। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। तो देख सकते हो बहुत आसान है, प्रैक्टिकली सोचो इस चीज़ को तो आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तब तक आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लें। चलते हैं अपने आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। बोर्ड्स वगैरह के एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं इन सब क्वेश्चंस का, और अच्छा क्वेश्चन में से गिनती, अच्छे क्वेश्चंस की गिनती में आता है ये चीज़। ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? एज्यूम x, y, z, w and p are the matrices of order 2 cross n, 3 cross k, 2 cross p, n cross 3 and p cross k रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये है कि x का ऑर्डर कितना है फ्रेंड्स? 2 cross n। ये बताया गया ना x, y, z, w, p क्या है? मैट्रिसेस है। तो x नाम के मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2 cross n। y नाम के मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3 cross k।
Z नाम के मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस P, W नाम के मैट्रिक्स का ऑर्डर है n क्रॉस 3 एंड P नाम के मैट्रिक्स का ऑर्डर है P क्रॉस K। तो बोला गया है एक क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 में करेक्ट आंसर जो है उसको चूज कीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन पहले हम करते हैं, ध्यान देते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा। तो सबसे पहला चीज़ कि काम करो, गिवन को पहले अच्छे से साइड कर लो, देख लो गिवन क्या क्या है। तो मान लेते हैं ये हमारा x नाम का मैट्रिक्स है और इस x नाम के मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दिया कि इसको हम घेर देते हैं, थोड़ा देर के लिए समझने के लिए बस ऐसे ही हम घेर दे रहे हैं, है ना। इस x नाम के मैट्रिक्स का छोड़ हटाओ, ऐसे लिख लो x इज इक्वल टू, ये x इज इक्वल टू स्मॉल x i j हमने ले लिया मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना दिया गया है 2 क्रॉस n। उसी तरह से इस y नाम के मैट्रिक्स का नाम हमने ले लिया y i j, जिसका ऑर्डर कितना दिया गया है 3 क्रॉस k। उसी तरह से इस z नाम के मैट्रिक्स का नाम z i j और इसका ऑर्डर दिया गया है 2 क्रॉस p। उसी तरह से W नाम के मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दिया गया है वो कितना है n क्रॉस 3 और जो यहाँ लास्टली P नाम के मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया गया है वो कितना है फ्रेंड्स P क्रॉस K। इसको मान लेते हैं A, कोई दिक्कत। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो हमने जो गिवन था उस चीज़ को बस अपने सहूलियत के लिए हमने अच्छे से लिख दिया। अब क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया द रेस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p, n k और p पे क्या रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, ठीक है ना, सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड, ताकि py मतलब p इंटू वाई प्लस w इंटू वाई डिफाइन हो जाए। क्या रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए n k और p पे, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, डिफाइन किसको करना है, इसको। चलिए इसको डिफाइन करने में देखते हैं क्या क्या चीज़ हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम हमको फेस करना होगा और क्या क्या रूल हमको लगाना पड़ेगा। वो रूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो हम अपने खुद आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 21 का अगर सॉल्यूशन का बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान देना। हमारे पास जो डिफाइन करने के लिए बोला गया वो क्या है py प्लस wy, और आप देख सकते हैं इसको डिफाइन करना है। अगर इसको डिफाइन करना है तो क्या क्या रेस्ट्रिक्शन n k और p पे लग सकता है वो पूछा गया। तो फ्रेंड्स p नाम के मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दिया गया है, इसका ऑर्डर दिया गया है p क्रॉस k। उसी तरह से y नाम के मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिया गया फ्रेंड्स 3 क्रॉस k, प्लस मैंने सब मैट्रिक्स का वैल्यू बैठा लिया। w का, तो w का दिया गया है w i j का n क्रॉस 3 और इनटू फिर से y का, तो इसका ऑर्डर दिया गया है 3 क्रॉस k। मैंने बताया था कि जब कोई दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, इसको डिफाइन करना है ना, इसको डिफाइन करवाना है। ये डिफाइन होगा तो n p और k पे क्या क्या रेस्ट्रिक्शन होगा वो पूछा गया है। एक चीज़ सोचो खुद, जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है तो उसमें क्या देखा जाता है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो आपस में इक्वल होना चाहिए। इससे मतलब ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो रहा है कि k बराबर 3, मतलब k के जगह पे 3 होना चाहिए था, तभी जा करके हम इन दोनों मैट्रिक्स को आगे मल्टीप्लाई कर सकते थे। चलिए एक चीज़ यहाँ से मालूम चला कि इस k के जगह अगर 3 होता, मतलब k बराबर 3 होता तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते थे। और एक और बात क्लियर हुआ कि जैसे ही इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते थे एक और मैट्रिक्स मिलता, तो मान लेते bij नाम का मैट्रिक्स मिलता। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता फ्रेंड्स, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता जो बच गया, तो बच गया क्या फ्रेंड्स p क्रॉस k। चलिए इसका तो क्लियर हो गया। इसको डिफाइन करने का मतलब इस तरह से प्रोसेस वाइज चलता तो ऐसे तक हम पहुँचते हैं। चलिए उसी तरह से बीच में क्या है प्लस। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब होता, जब दोनों का फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो आपस में इक्वल होता है, तो वो चीज़ इक्वल दिख रहा है। और इतना होने के बाद मल्टीप्लाई हो जाता, और मल्टीप्लाई होने के बाद एक और मैट्रिक्स मिलता, जिस मैट्रिक्स का मान लेते हैं नाम है Cij, और वो मैट्रिक्स जो रिजल्टेंट इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता उसका ऑर्डर क्या आता, तो फ्रेंड इसका ऑर्डर होता जो बच गया, इट मीन्स n क्रॉस k। अब ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्टेंट है और ये इन दोनों मल्टीप्लिकेशन का रिजल्टेंट कौन है, ये, और इन दोनों का रिजल्टेंट अब आपस में जुड़ेगा।
तो एडिशन का प्रॉपर्टी याद करो, दो मैट्रिसेस आपस में ऐड कब हो सकते हैं? जब उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होना चाहिए मतलब अगर इसका ऑर्डर p क्रॉस k है तो इसका भी ऑर्डर कितना होना चाहिए फ्रेंड्स? p क्रॉस k। और ये p क्रॉस k तभी हो सकता है जब n और p आपस में क्या हो? इक्वल। तो या आप ये भी बोल सकते हो अगर ये n क्रॉस k है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? n क्रॉस k, मतलब p किसके बराबर होना चाहिए? n के बराबर। तो इट मीन्स यहाँ से एक कंक्लूजन निकल करके आया कि n बराबर जब p होगा तभी जा कर के इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर पाएंगे, तब जा कर के हमारा जो ये रिजल्ट दिया गया है ये डिफाइंड होगा। ठीक है ना? तो इन दोनों चीज़ के बेसिस पे अगर हम डिफ़ाइन किए तो डिफ़ाइन करते समय हमें क्या क्या चीज़ दिखाई दिया? तो हमें दिखाई दिया कि k का वैल्यू 3 होना चाहिए थे और n का वैल्यू p के बराबर होना चाहिए थे। इसमें से देखिए क्या ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है। तो k का वैल्यू 3 और p का वैल्यू n या n का वैल्यू p, जो बोल सकते हो आप। इस चीज़ को आप देख सकते हो वहाँ से हम ऑब्टेन किए हैं। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा A। बाकी सारे हमारे क्या है? गलत आंसर से। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप फटाफट इस चीज़ को अच्छे से देख ले, लिख ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया? ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है कि अगर n बराबर p है तो, यहाँ क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 22 में? क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है इफ़ n इज इक्वल टू p। अगर n इज इक्वल टू p है तो बताइए देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इतना माइनस इतना इस क्या होगा? तो बोला बताइए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, मतलब इसका रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होगा? तो 7x माइनस 5z इसका रिजल्टेंट का ऑर्डर पूछा है। तो एक काम करते हैं, चलिए रिजल्टेंट का ऑर्डर निकालते हैं। तो 7 इंटू एक्स, एक्स नाम के मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है फ्रेंड्स? इसका एलिमेंट को हम लोग xij मान लेते हैं 2 क्रॉस n माइनस 5, और z नाम के मैट्रिक्स को हम लोग क्या माने हैं? zij, और ये 2 क्रॉस p। ये फ्रेंड्स क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हर एक एलिमेंट को जनरल फॉर्म में दिखा रहे हैं। तो चलिए 7 को अंदर लेके चल जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 7xij 2 क्रॉस n। इससे हमारे ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेन टारगेट हमारा ऑर्डर है। ये है 5zij और 2 क्रॉस p। तो बोला इसका रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होगा? तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स आपस सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो दो मैट्रिसेस आपस सब्ट्रैक्ट तभी हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर आपस में क्या होगा? इक्वल। तो आप देख सकते हो ये 2 क्रॉस n है और ये 2 क्रॉस p है। तो अगर ये 2 क्रॉस n और ये अगर 2 क्रॉस p है और बोला गया है n बराबर p है, अगर n बराबर क्या है? p है, तो हम बोल सकते हैं कि इसके बाद जब सब्ट्रैक्शन होगा, n बराबर अगर p बोला गया है तो आप इसको 2 क्रॉस p समझो या इसको 2 क्रॉस n समझो, तो हम आसानी से सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। और सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें जो भी रिजल्टेंट मिलेगा, मान लेते हैं हमारा रिजल्टेंट Cij मिल रहा है, ये Cij नाम के मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर होगा वो या तो 2 क्रॉस n हो सकता है या तो 2 क्रॉस p हो सकता है। ये दोनों क्यों बोला मैंने? अगर n बराबर p दिया गया है तो अगर मैं इस n को p लिख देता हूँ तो ये माइनस ये मैट्रिक्स होगा। तो दो मैट्रिक्स जब आपस सब्ट्रैक्ट होते हैं तो रिजल्टेंट भी वही सेम ऑर्डर का था। तो ये अगर 2 क्रॉस p, ये भी अगर 2 क्रॉस p, तो रिजल्टेंट भी 2 क्रॉस p। अगर ये 2 क्रॉस n, ये भी 2 क्रॉस n बराबर p के कारण ये भी अगर 2 क्रॉस n तो रिजल्टेंट भी 2 क्रॉस n। तो दोनों हो सकता है पॉसिबल, तो दोनों हो सकता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। p क्रॉस 2 नहीं होगा, 2 क्रॉस n दिख रहा है, n क्रॉस 3 नहीं होगा, p क्रॉस n नहीं दिखा। मतलब हमें आंसर कौन सा दिखा? ये वाला। इसीलिए हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस तरह से करके हम लोग इन दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुका है। जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी किए हैं सेम इसी टाइप का क्वेश्चन सब आपको एग्जाम्पल्स में मिल जाएगा। तो काइंडली सॉल्व द एग्जाम्पल्स बिकॉज एग्जाम्पल्स आर सो मच
बोल सकते हो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स, क्योंकि बोर्ड्स वगैरह में जनरली हमें एक्सरसाइज से नहीं, मैक्सिमम चांसेस दिखते हैं कि बोर्ड्स वगैरह में हमें एग्जाम्पल से डायरेक्टली क्वेश्चन उठा करके पूछ दिए जाते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन को आप ज़रूर सॉल्व करें। आप देखना इसी टाइप का क्वेश्चन आपको ढेर सारा मिलेगा जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से बना लें, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चंस पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अच्छे से फ्रेंड्स आप इन चीज़ों को कंप्लीट कर लें। कल के लेक्चर मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आएंगे अपने न्यू टॉपिक के साथ, जहाँ हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में, जहाँ हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, दैट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम लोग कंटिन्यू करते हुए निकलेंगे और कुछ ही दिनों में हमारा मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस मैट्रिसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए थोड़ा सा नेसेसरी है, हमारे लिए एक ज़रूरत बन गया है। क्योंकि ये अगर लाइक कमेंट और शेयर हमारे चैनल्स में मिलते हैं तो हमारी अंदर की खुशी कुछ दुगनी हो जाती है आपके लिए, और कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें। तो प्लीज़ फ्रेंड्स काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, और जितने अच्छे से हो सके फ्रेंड्स अच्छे से पढ़िए आप, टाइम वेस्ट ना करें, जितना हो सके जहाँ से भी हो, ऐसा नहीं है कहीं से भी पढ़े आप, लेकिन बस पढ़िए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स काइंडली मेरे बातों पे ध्यान देना और अच्छे से काम करना। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।